शुरू करें। हम्म, तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारी ये है भाई, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? सुना है भाई? पोस्ट ऑफिस देखा भी है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स देखा हुआ कभी है? हाँ भाई, देखा है? कहाँ होता है, कैसे होता है पोस्ट ऑफिस? कौन सा वाला देखा है? चिट्ठी डालने वाला, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है, लाल रंग का बॉक्स। हम उस बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? वो पोस्ट बॉक्स होता है, देखो ध्यान रहे, वो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट बॉक्स, नॉट पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है, एक डिवाइस है भाई, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं कि एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और अज्ञात प्रतिरोध हम इससे पहले किससे ज्ञात कर रहे थे? हम ज्ञात कर रहे थे व्हीट स्टोन ब्रिज से, राइट। और व्हीट स्टोन ब्रिज, ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ये ठीक व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे ही काम करता है। क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस, अब होता क्या था कि पुराने टाइम पे, अगर आपने कुछ साल पहले किसी ने अगर देखा हो, वैसे अब तो चलता नहीं है, लेकिन पहले तार होते थे। तार सुना हो आपने? तार आते थे, जैसे आजकल मैसेज आते हैं, तो वैसे लोगों के क्या आते थे, लिखित तार आते थे, ठीक है। तो उन तार आते थे कि उस समय टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, ठीक। या फिर टेलीफोन की अगर व्यवस्था भी थी भी, तो केवल ऊपरी लेवल तक थी, नीचे तक कहीं पहुंचनी थी उसकी। तो ये टेलीफोन लाइनें बिछाई जाती थी, आपने देखा हुआ ये। कभी आप यहाँ से ऋषिकेश तक जाओ, तो आपको एल्यूमिनियम के टाइप के पोल बिछे दिखेंगे, और उसमें बारीक तार खींचे हुए दिखेंगे, अलग सी लाइन दिखती है। अब तो टूट गई काफी सारे, लेकिन कहीं कहीं उसके अवशेष अभी भी दिख जाएंगे आप। तो पूरे तार खींचे जाते थे, ठीक है। अब होता क्या था कि वो तार कहीं पे टूट गया। तार टूट सकता है, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में तो तार टूटना आसान है, क्योंकि कोई कभी कोई पेड़ गिर गया, कभी कोई पत्थर गिर गया, कभी पुल ही लटक गया, तो तार कहीं पे क्या हो जाता था, टूट जाता। तो ये बड़ी समस्या थी कि उस तार, जहाँ पे वो तार टूटा, वो स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे तार टूटा, इसका पता लगाना। तो आदमी को क्या करना पड़ता है? तो गाड़ी दौड़ानी पड़ती है यहाँ से ऋषिकेश तक, और अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। तो तार के टूटने की स्थिति का पता लगाने के लिए, और जो तार है वो उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, एक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्योंकि ये तार का प्रतिरोध, इसीलिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। तार का प्रतिरोध, या तार तार कहीं पे टूटना है, तार टूटने की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसका इस्तेमाल काहे के लिए होता था? तार कहाँ पे टूटा, विशेषकर केबल का तार, जो केबल तार है भाई, जो जिससे कि सिग्नल आते थे, केबल तार कहाँ पे टूटा, या केबल तार का प्रतिरोध क्या है, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए एक डिवाइस यूज होती थी। और चूंकि ये मेनली कहाँ यूज होती थी? पोस्ट ऑफिस में कहाँ यूज होती थी, और इसलिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स दिया गया है, ठीक है। तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है, ध्यान से देखो कि इसका जो बनावट है वो कैसी है। इसकी रचना जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। बनाना बहुत आसान है, अभी आप बनाना मत, क्योंकि मैं इसमें बीच में मिटाऊंगा इसको थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं उसमें प्रतिरोध दिखाऊंगा। एक एस आकार की एक ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है ना। और इसमें
तीन पेंच, पहली वाली जो भुजा है उसमें तीन पेंच होते हैं, ए बी और सी। ए इसको बोलते हैं बी, और ये हुआ तुम्हारा क्या, सी। दो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इन भुजाओं में तीन तीन प्रतिरोध लगे होते हैं भाई। ये जो ये आकृति है ये प्रतिरोध को दिखा रही है। किसको दिखाएगी, असल में एक प्रतिरोध बॉक्स ही होता है ये। अगर आपने देखा होगा, आपके प्रैक्टिकल लैब में पढ़ा होगा, तो ये बॉक्स होते हैं, इसमें प्लग लगते हैं और प्रतिरोध प्लग जो है उसमें लिखा होता है कि कितने ओम का प्रतिरोध है। तो इसमें जो है पहले वाले में 1000 ओम का प्रतिरोध लगा होता है, दूसरे वाले में 100 ओम का प्रतिरोध लगा होता है, तीसरे वाले में सिर्फ कितने ओम का प्रतिरोध लगा होता है, 10 ओम का। 1000, 100 और 10। तो इसको जो है पी बोलते हैं। पी क्या है, पी जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की एक भुजा होती थी, ध्यान में एक भुजा में लगा प्रतिरोध होता था, ज्ञात प्रतिरोध होता था, तो ये पी हो गया, ये प्रतिरोध पी को दर्शाएगा। जो ये भुजा होगी इसमें भी सेम, इसमें भी तीन प्रतिरोध लगे होंगे भाई, 1 2 और 3। और इसमें भी बिल्कुल वही प्रतिरोध लगे होंगे, 100 ओम, 10 ओम और 1000 ओम। 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम, ठीक है ना। ये वाली जो भुजा होती है ये एडी भुजा होती है। यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, ये पॉइंट है तुम्हारा डी, ठीक है ना। इस वाली भुजा में, एडी भुजा में एक ओम से लेकर और 5000 ओम तक के प्रतिरोध लगे होते हैं। ध्यान रहे कितना, 1 ओम से लेकर और 5000 ओम का। और किस क्रम में लगे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 5000 ओम का, 2000 ओम का, 2000 ओम का, 1000 ओम का, 5000, 2000, 2000 और 1000 ओम। तो ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। ये 5000 ओम का, ये वाला 2000 ओम का, इसके बगल वाला भी कितना, ये वाला भी 2000 ओम का, और ये वाला लास्ट वाला कितना ओम का, 1000 ओम का। 5000, 2000, 2000 और 1000 ओम का, ठीक है। और जो इस इधर भी 4 प्रतिरोध लगे होंगे, 2, 3 और 4। ये 500 ओम का, ये भी 500 ओम का, ये 100 ओम का, और लास्ट वाला एक और लगा होता है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ एक और प्रतिरोध लगा होगा लास्ट में। 5000, 2000, 2000 और यहाँ पे जो प्रतिरोध लगे होते हैं भाई, ये होता है 500, 200, 200 और 100 ओम के। 500, 200, 200 और 100, ठीक है। जो लास्ट भुजा है इसमें जो है 1 से 50 तक के प्रतिरोध लगे होंगे, 1, 2, 3, 4। एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा और चौथा प्रतिरोध। और यहाँ भी 4 प्रतिरोध, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 प्रतिरोध यहाँ पे लगे होंगे। ये जो है ये वाले जो प्रतिरोध होंगे भाई, ये होंगे 1, 2, 2, 5, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ये वाला होगा 10 ओम का, ये वाला भी 20 ओम का, ये वाला भी 20 ओम का, ये 50 ओम का। तो एक 3 भुजाएं हमको मिल गई,
ए बी, बी सी और ए डी भुजा, ए बी, बी सी और ए डी। ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगा होता है, ये होता है इस इनफाइनाइट, अनंत। पोस्ट ऑफिस बॉक्स की रचना बना रहा हूँ मैं। अब देखो, अब आप ध्यान में रखो कि आपने जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज की रचना देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा था? 1 2 3 और 4 भुजाएं थी, ऐसे था। ए बी सी और ऐसे था। बी और डी और सी। ठीक है ना। ए और बी और डी के बीच में आपने क्या लगाया था भाई? धारामापी। इसी से बनेगा है व्हीटस्टोन। और इसके बीच में एक सेल लगाया था, और एक क्या लगाई थी? एक कुंजी लगाई थी। यहाँ भी एक कुंजी लगी थी, यहाँ भी एक क्या लगी थी। अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से ही इसकी रचना करनी है। देखो, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, ये P होता था, ये Q होता था, ये R होता था, और ये क्या होता था? S। ठीक है ना। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये क्या हो गया? ये भुजा AD में जो प्रतिरोध लगे हैं भाई, ये हो गया R, सॉरी, ये हो गया PQ, हाँ ये हो गया R। और जो S प्रतिरोध होता है, S प्रतिरोध कहाँ लगता था? S प्रतिरोध कहाँ लगता था? C और सॉरी, ये R होता था और यहाँ होता था S। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो S प्रतिरोध लगता है C और D के बीच। तो C और D के बीच, यहाँ देखो, ये C है और ये क्या है? D है। C और D के बीच S प्रतिरोध लगा देना है, यानी कि वो प्रतिरोध लगा देना है जिसकी आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी। अगली बात समझ में? कहाँ से? देखो, चित्र रटना नहीं है, ध्यान रहे, सिर्फ कहाँ से बनेगा। ठीक है। ए से एक कुंजी जुड़ी होती थी, ए और सी के बीच में एक कुंजी और एक सेल जुड़ता है। तो देखो, ए से एक कुंजी जोड़ दो, यहाँ इसको दाब कुंजी बोलते हैं भाई। देखो, तो मैं ये कहीं पे इसको टच नहीं करेगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पे एक क्या जुड़ जाती है? एक, तो ये दाब कुंजी बोलते हैं K1। ये कुंजी क्या है? इस पे एक संयोजी पेंच लगे होते हैं। ठीक है। और जो बी है भाई, बी से एक और दाब कुंजी जुड़ती है और उसको बोलते हैं हम K2। बी डी के बीच में भी होती थी ना एक, ये K2 हो गया और ये क्या हो गया? K1। इस पे भी संयोजी पेंच लगा होगा और इस पे भी क्या होगा? संयोजी पेंच लगा होगा। तो देखो, कुंजी K1 कहाँ कहाँ जुड़नी है? ए सी। देखो, और ए और सी के बीच एक कुंजी जोड़ो और एक सेल जोड़ो। ए और सी के बीच एक कुंजी जुड़ेगी और एक क्या जुड़ेगी? सेल जुड़ेगा। तो ए सी के बीच एक कुंजी हो गई और इसके बीच एक सेल जुड़ेगा और ये कुंजी से संयुक्त हो जाएगा। ये किससे जुड़ जाएगा? ये सेल जुड़ गया और ये किसके बीच? एक कुंजी जुड़ गई और एक क्या जुड़ गई? सेल जुड़ गई। बी और डी के बीच देखो, बी और डी के बीच क्या जुड़ता था उसमें? देखो, बी और डी के बीच एक कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर। तो देखो, ये है बी, बी इससे जुड़ा हुआ है कुंजी से, और इसके बीच एक क्या जुड़ जाएगा? इस तार से एक धारामापी जुड़ जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ गया। और गैल्वेनोमीटर को अब ये इसमें एक और तार लगाया जाता है, इस वायर को बोलते हैं संट। नाम सुना हुआ है कभी? संट एक तार होता है, एक हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। संट क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध का तार होता है या चालक होता है, जो कि इस गैल्वेनोमीटर में एक्सेस करंट को फ्लो होने से बचाता है और इसका नुकसान होने से बचाता है, इसको जलाने से बचाता है। ठीक है ना। इसमें अगर एक्सेस करंट का फ्लो हो गया
तो ये डिवाइस क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो बचाता है इसको एक्सेस करंट फ्लो से बचाता है। एक्सेस यानी कि जो अतिरिक्त धारा इसमें जाएगी उसको, उसमें से कुछ धारा इसमें चले जाएगी इस चालक में, तो ये बच जाएगा ये डिवाइस। तो एक्सेस करंट फ्लो से इसको बचाता है। फ्लो से किसको बचाता है, कैलोरीमीटर को बचाता है। तो ये पूरी बनावट हो गई भाई किसकी, ठीक है। अगर आप स्टेप टू स्टेप बनाओगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और जब बनाओगे तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए, ए और सी के बीच में क्या जुड़ा, बी और डी के बीच में क्या जुड़ा, ये कुंजियां हमने यहाँ पे नीचे लगा दी, ठीक है। एक कुंजी को हमने संबंधित कर दिया ए से, दूसरी को हमने संबंधित कर दिया किससे, बी से। और ध्यान रहे जहाँ पे भी ये दोनों कुंजियां क्रॉस होती है तो यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हो ताकि ये लगे ये दोनों जो कुंजियां हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रही। तार को मोड़ सकते हैं, एक अंदर से दूसरा तार निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज कैसे करते हैं, देखो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज कैसे करना है। जिस प्रतिरोध का आपको, जिस चालक का जो अज्ञात प्रतिरोध है वो प्रतिरोध निकालना है जिसका, उसको हम जोड़ देते हैं सी और डी के बीच, और इसको नाम देते हैं हम क्या, इसको क्या नाम दें, एस। अब इसका उपयोग कैसे करना है, बनावट समझ में आ गई, बनावट में लिखवाना तो नहीं है, लिख दो। इसमें श्रेणी क्रम में जो है दो भुजाएं ए बी और बी सी किस क्रम में जुड़ी हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी है। भुजा ए बी और बी सी में क्रमशः 1000, 100 और 10, 10, 100 और 1000 के ओम के क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध प्लग लगे होते हैं, ठीक। भुजा ए डी में 1 ओम से 5000 ओम तक के क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। और ये यू आकार की होती है भाई, ये किस आकार की है, यू आकार की। ए और सी के बीच में वो प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसको हमें ज्ञात करना है। ए और बी का संबंध दाब कुंजियों K1 और K2 से कर देते हैं। K1 को K1 और सी के बीच में हम एक क्या जोड़ देंगे, सेल जोड़ देंगे, यानी ए और सी के बीच में जुड़ गया। K2 और डी के बीच में यानी कि बी और डी के बीच में एक धारामापी जोड़ दे देंगे, और उस धारामापी के समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध लगा देंगे जो कि धारामापी में होने वाले एक्सेस करंट के नुकसान से किसको बचाएगा, धारामापी को बचाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसका क्रियाविधि देखते हैं कि काम कैसे करेगा। काम कैसे करेगा, देखो सबसे पहले आपने जब आप इसको यूज करोगे तो 3 स्टेप में आप कैलकुलेशन करोगे। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दो कि P से भी 10 ओम का प्रतिरोध निकालना है, Q से भी 10 ओम का प्रतिरोध निकालना है, यानी कि P बराबर 10 ओम कर देना है और Q से भी कितना ओम का, 10 ओम का प्रतिरोध निकाल देना, दोनों प्लग निकाल देना। यानी कि P का प्रतिरोध हो गया कितना ओम, 10 ओम, और Q का भी कितना हो गया, Q का भी हो गया 10 ओम। तो यहां से P अनुपात Q कितना हो गया, P अनुपात Q हो गया भाई 1:1, 1:1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो अब असली काम इसके बाद, अब आपको क्या करना है, P अनुपात Q आपको मालूम है, अनुपाती भुजाओं का अनुपात आपको मालूम हो गया। आपने एक साइड से 10 का निकाला, दूसरी साइड से भी क्या निकाला, 1:1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि R से प्लग निकालना है, R से क्या करना है, और R का प्रतिरोध आपको 1 ओम से 5000 ओम तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज के लिए पहले आपने R से जो है 1 ओम का प्लग निकाला। प्रैक्टिकल समझो कैसे करना है। आपने कितने ओम का निकाला, 1 ओम का। पहले कुंजी K1 दबाई और फिर कुंजी क्या दबाई, K2 दबाई। सपोज के लिए गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड क्या आता है, ये बाईं तरफ क्या आता है, विक्षेप आएगा, विक्षेप तो आएगा, इसमें धारा बहेगी ना, तो वो विक्षेप या तो दाएं ओर होगा या क्या होगा, बाईं ओर होगा, एकदम जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। अब फिर आपने 2 ओम का प्लग निकाला, फिर आपने देखा कि उसका विक्षेप क्या जा रहा है, बाईं ओर ही जा रहा है। फिर आपने बढ़ाते बढ़ाते 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20, 50 ओम किया आपने सपोज के लिए, फिर भी किधर को जा रहा है, बाईं। जैसे आप नेक्स्ट प्लग निकालोगे तो आपको वो स्थिति प्राप्त करनी है कि 2 क्रमागत प्रतिरोधों के बीच एक बार लेफ्ट साइड इसका क्या मिले, विक्षेप मिले, और दूसरी बार क्या मिले, राइट साइड विक्षेप मिले। और जहां पे ऐसे P के ऐसे देखो P Q R के 2 मान निकालना है, R के
दो ऐसे मान जिनके लिए धारा मापी में विपरीत विक्षेप होंगे। आर के ऐसे दो मान निकालने जिसके लिए धारा मापी में क्या हो, विपरीत विक्षेप। बात समझ में आ गई कैसे? देखो, आपने पहले 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, सपोज के लिए बाईं ओर विक्षेप हुआ, आपने 2 ओम का निकाला बाईं ओर हुआ, आपने 5 ओम का निकाला बाईं ओर हुआ, आपने अचानक से 10 ओम का निकाला तो वो दाईं ओर हो गया। तो 5 और 10 वो वैल्यू हो जाएंगी जो आपको चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या करना है अब आपको, क्या करना है, आपने दो ऐसे क्रमागत मान निकाल दिए प्रतिरोधों के, जिससे कि बाईं ओर, एक बार बाईं ओर विक्षेप होता है, एक बार क्या होता है, दाईं ओर विक्षेप होता है। तो एस का मान जो आपको निकालना है, एस का मान आर के इन दो मानों के बीच होगा, ये कंफर्म हो गया। आर के इन दो मानों के बीच होगा, ये कंफर्म हो गया कि आर का मान, जब सपोज के लिए आपने 5 और 10 ओम के प्रतिरोध में विपरीत विक्षेप हुआ तो आपको कंफर्म हो गया कि आर का मान इन दो मानों के क्या होगा, बीच होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई? तो आर का एक अनुमानित मान एस का एक अनुमानित मान निकल गया, जबकि आर के दो ऐसे प्रतिरोध जिनके लिए एक और बाईं ओर विक्षेप होता है, एक बार क्या होता है, दाईं ओर विक्षेप होता है। क्लियर? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप टू अब स्टेप 2 में क्या करते हैं कि P का मान बढ़ा के 100 ओम कर देते हैं। P का मान बढ़ा के कितना कर देते हैं, P बराबर 100 ओम कर दो, और Q बराबर कितना कर दो, Q बराबर 10 ओम ही रहने दो भाई। Q का मान नहीं बदलना है, सिर्फ किसका मान बदलना है, P का मान। तो अब P अनुपात Q कितना हो गया, P रेशियो Q हो गया 10:1, 10:1, 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है जो पहले किया था। आर के ऐसे दो मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में क्या हो, विपरीत विक्षेप हो, और आर के वो मान जो हैं, पहले जो मान निकले थे भाई, उनके 10 गुणों के बीच में होंगे। उनके क्या होंगे, 10 गुणों के बीच में। सपोज के लिए पहले जो विपरीत विक्षेप था 2 और 10 के बीच था, अब 20 और 50 के बीच कहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ऐसे दो मान निकालने जिनके लिए विपरीत विक्षेप हो, थ्योरी वही है, और जो कि पहले जो एस का मान निकला था उसके कितने गुणों के बीच में, आर के जो मान दिए थे पहले, उनके कितने गुणों के बीच में होंगे, 10 गुणों के बीच में। और यहां से जो एस का मान निकलेगा, एस का मान दशमलव के एक स्थान तक निकल जाएगा, दशमलव के एक स्थान तक, यानी कि आप एक्यूरेसी के नजदीक पहुंच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 10:1 है, तो दशमलव के 10वें एक स्थान तक क्या निकल आएगा, मान निकल आएगा एस का। आगे बात समझ में? और जो ये जो मान होंगे भाई, वो पहले जो मान निकले था आर के, जिनके लिए विपरीत विक्षेप हुआ था, उनके कितने गुणों के बीच में होंगे, 10 गुणों के बीच में। स्टेप थर्ड और फाइनल स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, ध्यान दो कि P का मान बढ़ा के 1000 ओम कर देना है। P का मान कितना कर देना है, और Q का मान बढ़ा वही 10 ओम रखना है। P का मान आपने कितना किया, 1000 ओम, और Q का मान कितना किया, 10 ओम। तो अब P अनुपात Q कितना हो जाएगा, 100:1। P रेशियो Q विल बी इक्वल टू 100:1। अब 100 अनुपात 1 आ गया भाई। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि एक ऐसा मान निकालना है यहां से जिसके लिए कि इसमें कोई भी क्या ना हो, विक्षेप ना। अब आपको शून्य विक्षेप की स्थिति निकालनी है। आर का ऐसा मान प्राप्त करना है जिसके लिए धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। तो शून्य विक्षेप, आर का ऐसा मान
की धारामापी शून्य विक्षेप दिखाए। और जब ये शून्य विक्षेप दिखाई तो आप इस शंट को हटा सकते हैं भाई। अब उसमें कोई धारा नहीं बह रही, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो एक्सेस करंट फ्लो नहीं होगा, और जब इसमें कोई धारा ही नहीं बहेगी तो इसके डिवाइस के नुकसान होने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शंट को हटा सकते हैं। शंट को क्या कर देना है, हटा देना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस स्थिति में अगर आप धारामापी और सेल की स्थिति बदल दें, इस स्थिति में धारामापी की और सेल की स्थिति को क्या कर दें, बदल दें, तो भी पूरे अरेंजमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी वो क्या दिखाएगा, शून्य स्थिति दिखाएगा। और यहाँ पर जब R का मान, यहाँ पर जो S का मान होगा, S का मान जो यहाँ से निकलेगा 0.2 स्थान तक निकल आएगा, 0.2 यानी आप काफी एक्यूरेट हो जाएंगे। 0.2 स्थान तक क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना। तो ये है भाई पोस्ट ऑफिस बॉक्स और पोस्ट ऑफिस बॉक्स की क्रियाविधि। बात समझ में आ गई। पोस्ट ऑफिस बॉक्स और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं भाई। जो ये एस तार लगा हुआ है, तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना भी आप इससे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जो तार एस है भाई, तार एस कौन सा है, सी से लेकर और डी के बीच में जो तार लगा हुआ है, अगर हम इसकी लंबाई मीटर के स्केल से नाप दें, तार की जो लंबाई है इससे नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते, नापा जा सकता है। और जो तार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर जो है वो पेंचमापी से नापा जा सकता है। स्क्रू गेज सुना हुआ है आप लोगों ने। तार की जो त्रिज्या या तार का व्यास नापेंगे, देखो व्यास नापेंगे तो त्रिज्या निकल आएगी, व्यास का आधा करके। स्क्रू गेज देखा हो सब लोगों ने, देखा हो। तो अब हम तार की लंबाई भी हमारे पास है और तार की हमें क्या है, त्रिज्या भी हमारे पास है। जब तार की और तार का प्रतिरोध हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है भाई। देखो अगर आपको ध्यान होगा तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता था, और रो इक्वल टू क्या होता था, आर ए अपॉन, यहाँ पे आर क्या होता है, प्रतिरोध होता था, ए होता था तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और एल होता था क्या, तार की लंबाई। अब यहाँ पे तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार जो है बेलनाकार होगा और उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा वो वृत्ताकार होगा, ठीक है ना। तो आर की जगह पे देखो किसका विशिष्ट प्रतिरोध निकाल रहे हैं, एस का, तो आर की जगह पे तो आ जाएगा क्या, एस। ए की जगह पे क्या आएगा, तार बेलनाकार है, बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा होगा, गोला होगा, शाबाश। तार है, तार ये बेलनाकार, बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा होगा, वृत्ताकार। वृत्त और गोले में अंतर है भाई, है। तो ये क्या होगा, और तार इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एस इंटू पाई आर स्क्वायर, और बट्टे तार की लंबाई कितनी है, एस पाई आर स्क्वायर बट्टे एल। ये तार की, अगर ये सेंटीमीटर में नापा जाता है तो इसका जो मात्रक होगा ओम सेंटीमीटर होगा, अगर आपने मीटर में नापा है तो ओम मीटर होगा। हम यहाँ पे एमकेएस पद्धति में ही लेंगे तो मैंने इसलिए ओम मीटर लिख दिया।
आमतौर पे ओम सेंटीमीटर या ओम मिलीमीटर में नापा जाएगा, क्योंकि तार की मोटाई काफ़ी कम होगी। तो यहाँ से इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता से हम तार का प्रतिरोध तो ज्ञात कर ही सकते हैं, साथ में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। चेक करो एक बार, और कहीं पे कुछ पूछना है, कहीं पे कोई कंफ्यूज है तो आप बात कर लो, पूछ लो। एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखो फिर से बताओ, एक बार फिर से बताऊं। देखो इस प्रतिरोध बॉक्स में क्या होगा, एक प्रतिरोध बॉक्स है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसमें ए बी और बी सी दो श्रेणी क्रम में जुड़ी भुजाएं होती हैं, जिनमें कि 1000 ओम, 100 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ क्लियर है यहाँ तक। जो भुजा ए डी होती है भाई, उसमें 1 से लेकर 5000 ओम तक के क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। भुजा ए का संबंध, जो पॉइंट ए का संबंध है, वो कुंजी K1 से कर देते हैं, और बी का संबंध कुंजी K2 से कर देते हैं। इतना क्लियर। अब सी और डी के बीच में वो प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको हमें ज्ञात करना है, एस, ठीक है ना। और जो ए डी में जो प्रतिरोध लगे हैं वो क्या है, आर। क्लियर। अब K2 का संबंध यानी कि बी का संबंध जो है किससे कर देते हैं, एक धारामापी से जोड़ देते हैं। बी और डी के बीच में एक धारामापी जुड़ गया, ए और सी के बीच में एक बैटरी जुड़ गई कुंजी की सहायता से। इतना ही तो बना हुआ। अब आपको क्या करना है क्रियाविधि में कि सबसे पहले बी से 10 ओम का प्रतिरोध निकाला, यहाँ से भी 10 ओम का, इनका अनुपात हो गया 10:10 यानी कि 1:1। अब आर के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए धारामापी में दो विपरीत विक्षेप होंगे, क्रमागत मान। पहले आपने एक मान निकाला, फिर आर का मान उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है, कंटिन्यूसली आप उसको क्या करेंगे, बढ़ाते जाओगे, तो दो मान आपको मिल ही जाएंगे। एक बार बाईं ओर विक्षेप हो, एक बार क्या होगा, दाईं ओर विक्षेप होगा। आर के उन्हीं दो मानों के बीच एस का मान होगा भाई। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है कि पी और क्यू का अनुपात बढ़ा के 1:10 कर देना है, यानी यहाँ से 100 ओम निकाल देना है और यहाँ से कितना ओम निकालना है, 10 ओम। तो 10। अब इसके बाद जो आर के मान में फिर से आर के ऐसे दो मान निकालने हैं जो जिनके लिए धारामापी में क्या हो, विपरीत विक्षेप हो, और वो मान ध्यान रहे वो मान निकलेंगे हमेशा आर के जो पहले मान निकले थे उनके 10 गुणों के बीच में, ठीक है। और यहाँ से जो एस का मान आएगा वो दशमलव के एक स्थान तक क्लियर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको एक स्थान और बढ़ाना है दशमलव का, तो P का मान 1000 कर देना है, इसका मान Q कर देना है, इस Q का मान 10 ही रखना है। तो अब अनुपात हो गया कितना, 100:1। अब आपको R का ऐसा मान निकालना है जिससे धारामापी में शून्य विक्षेप हो। सबसे इंपॉर्टेंट किसका, इसमें एक ही मान आएगा ना, दो कैसे आएगा, शून्य विक्षेप के लिए सिर्फ एक ही मान आएगा। R का ऐसा मान निकालना है, लिखा हुआ है ना, एक ही मान तो लिखा, ठीक है, जिसके लिए शून्य विक्षेप आया। शून्य विक्षेप की स्थिति में आप इस संट को हटा देते हैं। संट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। संट एक जो है हाई रेजिस्टेंस होता है जो कि इसको एक्सेस करंट के फ्लो से बचाता है और इसका नुकसान होने से या इसको जलने से बचाता है धारामापी को, ठीक है। और उस स्थिति में जब आपके पास शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई, आप चाहो तो संट हटा दो, आप चाहो तो इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस स्थिति में जो एस का मान होगा वो कितने गुने तक मिल जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक मिल जाएगा। आप तार की लंबाई जो है मीटर स्केल से नाप लो, तार की जो त्रिज्या है उसको जो है किससे नाप लो, स्क्रू गेज से नाप लो, और वहां से आप तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लो, ठीक है। तो दो जगह यूज होगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, एक तो तार का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, और दूसरा तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। बात समझ में आ गई, क्लियर। मिटा दो इसको। इसी पे जो नेक्स्ट आर्टिकल होनी चाहिए वो होनी चाहिए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी जो है ठीक इसी पे आधारित है भाई। जो आपके पास क्या है, क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसी पे मीटर ब्रिज भी काम करता है। हो गया, तो ये यहीं पे समाप्त करूं, टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि
जो मीटर ब्रिज है वो थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल हो गया, ठीक है ना।